नर्वस सिस्टम के दूसरे प्रमुख हिस्से स्पाइनल कोड की चर्चा करते हैं। स्पाइनल कोड यानी कि मेरु रज्जु। मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा से डंठल के समान संरचनाएं निकलती है। डंठल के समान संरचनाएं निकलती है जो रीढ़ के हड्डियों के बीच में प्रवेश कर जाती है। रीढ़ के हड्डी के बीच में प्रवेश कर जाती है। रीढ़ के हड्डी के बीच के या मध्य के भाग को कहते हैं न्यूरल कैनाल। क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल कहते हैं। तो मस्तिष्क के सबसे अंतिम हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक डंठल के समान संरचनाएं निकलती है जो पीठ पर मौजूद रीढ़ के हड्डियों के मध्य भाग न्यूरल कैनाल में प्रवेश कर जाती है। रीढ़ के हड्डी के मध्य भाग अथवा रीढ़ के हड्डी के न्यूरल कैनाल में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का हिस्सा प्रवेश किया है वही कहलाता है क्या? स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकला हुआ हिस्सा है जो रीढ़ के समस्त हड्डियों में फैला रहता है। रीढ़ के हड्डियों की संख्या 26 है। 26 रीढ़ के हड्डी में स्पाइनल कोड मेरु रज्जु फैला रहता है। स्पाइनल कोड जब मस्तिष्क से निकलता है तो थोड़ा मोटा रहता है और उसके बाद वो क्या होते जाता है? पतला होते जाता है और रीढ़ के अंतिम हड्डी तक पहुंचते पहुंचते ये स्पाइनल कोड धागे इतना पतला हो जाता है, धागे इतना पतला हो जाता है। तो मेरु रज्जु स्पाइनल कोड मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। स्पाइनल कोड मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलकर कहां प्रवेश कर जाती है? रीढ़ के हड्डी में। और यह रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच रहती है। स्पाइनल कोड रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच रहती है और रीढ़ के हड्डी के पिछला भाग को क्या कहते हैं? यानी कि मेरु रज्जु स्पाइनल कोड रीढ़ के न्यूरल कैनाल में रहती है। रीढ़ के न्यूरल कैनाल में रहती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 रीढ़ के हड्डी के न्यूरल कैनाल में स्पाइनल कोड फैला रहता है। बस अंतर है कि पहली रीढ़ के हड्डी में मोटा मेरु रज्जु और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होते जाता है? पतला होते जाता है। धीरे धीरे क्या होते जाता है? पतला होते जाता है। अब आइए हम स्पाइनल कोड के संरचना को समझते हैं। स्पाइनल कोड निकला कहां से है? कहां पर? ये समझ गए ना? निकला कहां से? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। स्पाइनल कोड कहां उपस्थित है? रीढ़ के हड्डी में। रीढ़ के हड्डी में। स्पाइनल कोड रीढ़ के किस हड्डी में मौजूद है? रीढ़ के सभी हड्डियों में मौजूद है। रीढ़ के किस भाग में मौजूद है? न्यूरल कैनाल में। किस रीढ़ की हड्डी में मौजूद है? सभी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। अब आइए स्पाइनल कोड के संरचना और उसके विभिन्न भागों को समझते हैं। स्पाइनल कोड की संरचना कैसी होती है? स्पाइनल कोड की संरचना कैसी होती है? संरचना आपके सामने हम बना रहे हैं। एक एक हिस्से को आप समझने की कोशिश कीजिए। यही है दोस्तों क्या? स्पाइनल कोड। समझे? अभी पूरी संरचना को हम समझते हैं, ठीक है ना? फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ा हुआ है। एक बार फिर से देखिए फिगर कैसे बना, देख लिया ना? अब बहुत लोग घर पर आ जाते हैं कि फिगर नहीं बना। फिगर पहली बार में सही नहीं बनेगा। हमसे इसलिए हो जाता है कि हम 5 साल से यही फिगर बना रहे, तो आप घर पर आइएगा नहीं, ठीक है? तो मेरु रज्जु के संरचना को समझते हैं, ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया? अब एक एक भाग को समझिए। यह है आपका मेरु रज्जु का एक समान सी संरचना। अब मेरु रज्जु के विभिन्न भागों को समझिए। मेरु रज्जु के विभिन्न भागों को समझिए। सबसे पहले ये जो पिछला हिस्सा देख रहे हैं, इस पिछले हिस्से को कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इस पिछले हिस्से क्या कहते हैं? ये देख रहे हैं ना? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सेंट्रल कैनाल। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सेंट्रल, या मेरु रज्जु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल में दोस्तों, सेंट्रल कैनाल में एक पदार्थ भरा रहता है। सेंट्रल कैनाल में एक पदार्थ भरा रहता है। सेंट्रल कैनाल में एक पदार्थ भरा रहता है और ये ग्रे कलर का पदार्थ होता है। कैसा होता है? ग्रे कलर का पदार्थ होता है। ग्रे कलर का पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। इस पदार्थ को दोस्तों, यानी कि इस सेंट्रल कैनाल में जो भरा हुआ है, सेंट्रल कैनाल में जो भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर के चारों तरफ भरा रहता है व्हाइट मैटर। क्या भरा रहता है? व्हाइट मैटर। क्या भरा रहता है? व्हाइट मैटर। क्लियर? मेरु रज्जु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मेरु रज्जु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल में क्या भरा हुआ है? ग्रे मैटर के बाहर क्या है? ग्रे मैटर के बाहर क्या है? समझ गए? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सेंट्रल कैनाल, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, ये वाला संरचना देख रहे हैं? ये वाला संरचना, इस संरचना को कहते हैं एंटीरियर फिशर। क्या कहते हैं? एंटीरियर फिशर। एंटीरियर, ये वाला संरचना क्या कहते हैं? ये वाला ऊपर में जो सेम संरचना, इसे कहते हैं पोस्टीरियर फिशर। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर फिशर। ये वाला संरचना को एंटीरियर फिशर, ये वाला संरचना को
पोस्टीरियर फिशर, क्लियर हो गया। और ये वाला जो है इसको कहते हैं हॉर्न, क्या कहते हैं? हॉर्न, इसको भी कहते हैं हॉर्न, इसको भी कहते हैं हॉर्न, इसको भी कहते हैं हॉर्न। ऊपर वाला को पोस्टीरियर हॉर्न, नीचे वाला को एंटीरियर हॉर्न, ऊपर वाला को पोस्टीरियर हॉर्न, नीचे वाले को, क्लियर हुआ, समझ गए। सेंट्रल कैनाल के मध्य भाग को, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड के मध्य भाग को सेंट्रल कैनाल में जो पदार्थ भरा जाता है ग्रे मैटर के चारों ओर, इस संरचना को, ये संरचना को, ऊपर वाले हॉर्न को, नीचे वाले हॉर्न को, समझ गए? कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? मेरुरज्जु के सारे संरचना समझ गए। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल में जो भरा है ग्रे मैटर के चारों तरफ, इस संरचना को, ऊपर वाली संरचना को, ये जो निकला हुआ इसको, ऊपर वाले दोनों हॉर्न को क्या कहेंगे और नीचे वाले दोनों हॉर्न को, क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? एक बार और समझिए, बनाइए। नहीं बनाए, नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप एक बार जैसे भी बनाना बना लीजिए, फिर से संरचना को समझा देते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे। एक है आगे कुमार कर 4 दिन से एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं मिला? बुखार लगने पर शरीर गर्म कैसे हो जाता है? दोस्त हमको नहीं पता है यह सवाल, ठीक है? बुखार लगने पर शरीर गर्म क्यों हो जाता है, इसका उत्तर हमें पता नहीं है। हाँ बना दीजिए, संरचना थोड़ी बनाना है, समझना है। क्लियर? इस ग्राफ का नाम क्या? ग्राफ थोड़े है, ये मेरुरज्जु है। क्या है? क्लियर? अब फिर से समझिए, एक बार संरचना को फिर से समझिए। एक बार संरचना को फिर से समझिएगा, क्योंकि अभी संरचना में बहुत कुछ बाकी है। क्लियर? समझ गए? ये जो देख रहे हैं ये अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है ना? इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल में एक पदार्थ भरा है, उसको कहते हैं ग्रे मैटर। इसी सेंट्रल कैनाल में जो एच अक्षर के समान है कि नहीं, इसी में पदार्थ भरा जिसको क्या कहते हैं? क्लियर? आपसे पूछ सकता है कि मेरुरज्जु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रल कैनाल। मेरुरज्जु के सेंट्रल कैनाल में कैसा पदार्थ भरा रहता है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के बाहर व्हाइट, जैसे यहाँ पर ग्रे मैटर, यहाँ पर कैसा पदार्थ? व्हाइट मैटर, ठीक है ना? सेंट्रल कैनाल में ग्रे मैटर, उसके बाहर ये जो घेरा बना हुआ है इसमें पदार्थ बना हुआ है, सेंट्रल कैनाल में ग्रे मैटर, यहाँ पर दोस्तों व्हाइट मैटर। क्लियर? अब तो ये संरचना है, ये कहलाता है फिशर। क्या कहता है? फिशर। निचला वाला को एंटीरियर, ऊपर वाला को, ये जो संरचना क्या कहता है? फिशर। निचला वाला को एंटीरियर, ऊपर वाला को, ये जो संरचना इसे हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी संरचना जो दो हॉर्न नीचे है, दो हॉर्न, ऊपर वाले को पोस्टीरियर हॉर्न, नीचे वाले को इंटीरियर हॉर्न, ऊपर वाले को पोस्टीरियर और नीचे वाले को क्लियर हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब प्रत्येक मेरुरज्जु से, रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है मेरुरज्जु, प्रत्येक मेरुरज्जु से एक एक जोड़ा तंत्रिका निकलती है, प्रत्येक मेरुरज्जु से एक एक जोड़ा तंत्रिका निकलती है, प्रत्येक मेरुरज्जु से एक एक जोड़ा तंत्रिका निकलती है, एक एक जोड़ा तंत्रिका निकलती है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक तंत्रिका इधर, तंत्रिका यानी नर्व, तंत्रिका यानी नर्व, एक इधर से निकला और एक इधर से निकला, सॉरी, एक तंत्रिका इस साइड से, एक तंत्रिका इस साइड से। अब फिर ये तंत्रिका कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। तंत्रिका कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। ये तंत्रिका भी कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। कितने भागों में बटा? प्रत्येक मेरुरज्जु से दोनों तरफ से एक जो है, ये एक मेरुरज्जु है, एक तंत्रिका इस साइड से, एक तंत्रिका, अब फिर वो तंत्रिका निकलकर, दोनों तंत्रिका निकलकर कितने भाग में बटा? इसका एक भाग को कहते हैं डॉर्सल हॉर्न। क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक भाग को कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। प्रत्येक तंत्रिका, प्रत्येक नर्व कितने भागों में बटा? एक नर्व को और दूसरे नर्व को, एक नर्व को और दूसरे नर्व को, इधर भी एक वेंट्रल हॉर्न, एक वेंट्रल हॉर्न और दूसरा। अब दोस्तों वेंट्रल हॉर्न जो है ये सेंसोरी न्यूरॉन में परिवर्तित होता है। किसमें? सेंसोरी न्यूरॉन में परिवर्तित होता है। और ये जो डॉर्सल हॉर्न है ये किस न्यूरॉन में परिवर्तित होता है? मोटर न्यूरॉन में परिवर्तित होता है। किस न्यूरॉन में परिवर्तित होता है? और दोनों न्यूरॉन के काम को तो आप जानते हैं। तो प्रत्येक मेरुरज्जु से एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, जिसको मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, प्रत्येक मेरुरज्जु से एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है और प्रत्येक तंत्रिकाएं 2 भाग में बढ़ जाती है, वेंट्रल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न। किसका निर्माण करता है? मोटर न्यूरॉन का। वेंट्रल हॉर्न किसका निर्माण करता है? क्लियर हो गया? तब गड़बड़ हो गया दोस्तों। डॉर्सल से
डॉर्सल से निकलता है, डॉर्सल से निकलता है, सॉरी दोस्तों एक मिनट सुधार कीजिए, डॉर्सल से कौन न्यूरॉन निकलता है और वेंट्रल से निकलता है मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, डॉर्सल हॉर्न से कौन न्यूरॉन निकलते हैं, या डॉर्सल हॉर्न से जो भी न्यूरॉन निकलते हैं वो मोटर न्यूरॉन की तरह कार्य करते हैं, और डॉर्सल हॉर्न से जो न्यूरॉन जुड़े रहते हैं वो सेंसोरी। तो डॉर्सल से सेंसोरी न्यूरॉन, वेंट्रल से डॉर्सल से सेंसोरी, वेंट्रल से मोटर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। अब सेंसोरी और मोटर न्यूरॉन के कार्य को तो आप समझ गए हैं। सेंसोरी न्यूरॉन का काम है संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाना, या स्पाइनल कोड का सेंसोरी न्यूरॉन संवेदनाओं को स्पाइनल कोड तक लाएगी, स्पाइनल कोड तब जाकर उस पर एक्शन लेगा। क्लियर, बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो मेरू रज्जु के संरचना को समझ गए। प्रत्येक मेरू रज्जु से कितना जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, एक जोड़ा। ध्यान सुनिए, प्रत्येक मेरू रज्जु से एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, एक बाईस और एक। अब प्रत्येक तंत्रिका दो भाग में बटी होती है, प्रत्येक तंत्रिका दो भाग में बटी होती है, वेंट्रल और डॉर्सल क्या बनाता है, अब वेंट्रल मोटर, डॉर्सल क्या बनाता है, अब वेंट्रल मोटर। क्लियर, तो प्रत्येक मेरू रज्जु से एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है, एक दो, एक जोड़ा हुआ जी। और प्रत्येक तंत्रिका के कितने भाग, वेंट्रल और डॉर्सल क्या बनाता है, अब वेंट्रल क्या बनाता है। क्लियर हो गया, तो हम स्पाइनल कोड में स्पाइनल कोड की संरचना समझ गए। अब आइए दोस्तों स्पाइनल कोड के कार्य को समझते हैं। स्पाइनल कोड के कार्य, स्पाइनल कोड के कार्य, ये कार्य क्या है। स्पाइनल कोड मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगाटा से निकलकर रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच न्यूरल कैनाल में प्रवेश कर जाती है और रीढ़ के समस्त हड्डियों तक फैली जाती है। प्रत्येक स्पाइनल कोड से एक जोड़ा तंत्रिकाएं निकलती है और प्रत्येक तंत्रिकाएं दो हिस्सों में बनती है, वेंट्रल मोटर न्यूरॉन को बनाता है, डॉर्सल सेंसोरी कोड बनाता है। अब आते हैं कि स्पाइनल कोड का कार्य क्या है, स्पाइनल कोड का कार्य क्या है, स्पाइनल कोड का कार्य क्या है। स्पाइनल कोड का कार्य है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना ही किसका कार्य है, स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड यानी मेरू रज्जु का काम है रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करके रखना, नियंत्रित करके रखना। मानव शरीर में मस्तिष्क का क्या कार्य वो तो आप जान गए, सेरेब्रम चेतना शक्ति का केंद्र था, सेरेबेलम ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किया, मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कोड है ये अपने स्पाइनल नर्व के द्वारा मेरू रज्जु तंत्रिका के द्वारा मानव शरीर के समस्त रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता। मेरू रज्जु का काम क्या दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कोड। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया है क्या, किसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं किसको, प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को। आइए समझिए दोस्तों कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। सबसे पहले पता रिफ्लेक्स एक्शन का लगाया था मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने। रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने, मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, शरीर के द्वारा बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। अथवा ऐसा एक्शन जिसको लेने में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ गए, ऐसा एक्शन जो शरीर बिना सोचे समझे करे उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर ऐसा एक्शन जिसको लेने में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ गए ना, जैसे आंखों के सामने कीड़े आएगा तो पलक अचानक बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कीड़ा आया आप देखें आंख बंद करिए, कोई कीट आपके आंख के सामने आएगा तो आप देख लीजिएगा तो पलक बंद आप स्वयं कर लीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस किए होंगे कि अचानक आंखों के सामने कोई कीट आ गया है तो आंख का पलक अपने आप बंद हो गया है कि ना है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आंख के सामने अचानक एक कीट आ गया, आपके आंख का पलक अचानक बंद हो गया। आप भी आश्चर्य में पड़ जाते होंगे कि बंद कैसे हो गया, कभी चलिए जाता आंख में, है कि ना है। अचानक आंख के सामने कीट के आने से आंखों का पलक बंद होना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपका मस्तिष्क कहीं और कार्य में लगा हुआ है और चलते चलते आप ठोकर खा गए, बहुत जोर से ठोकर खा गए। अचानक ठोकर खाने के बाद लड़खड़ाते शरीर का समझ जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये दो सामान्य रिफ्लेक्स एक्शन है जो प्रत्येक मानव में जन्मजात रूप से आता है। कीट के अचानक आंखों के सामने आने से आंखों का पलक बंद हो जाना क्या है, अचानक कहीं पर ठोकर लगने से शरीर का डगमगाते समझ जाना भी क्या है, रिफ्लेक्स। बहुत लोग ऐसा भी महसूस किए होंगे कभी, दो आदमी बात करके आपस में जा रहे थे, एक आदमी को ठोकर लग गया, उसके बाद लड़खड़ाते डगमगाते लेकिन शरीर संभल जाता। और जब संभल जाता तो आपको आश्चर्य लगा गिर तो जाना चाहिए था, संभल कैसे गए। वो क्या था जो शरीर बिना सोचे समझे किया, यानी मस्तिष्क का सहायता लिए भी ना किया। वास्तव में ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल हो रहा है, मेरू रज्जु सो रहा है, कौन कंट्रोल हो रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मेरू रज्जु जो है वह रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लहर आ जाना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। स्वादिष्ट भोजन देखे अंदर मुंह में लहर आ गया, आप शर्मा जाते क्या हो गया, जाते बस
स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह से लार टपकना, हालांकि टपकेगा तो नहीं, मुंह में लार आना भी एक तरह का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब कभी ऐसा मौका आया होगा तो आप ही समझे क्या है, इतना खाए हैं क्या के कोई नहीं सुनेगा, क्या बोलेगा, निकल जाती है। ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं। चारों का नाम तो नींबू लगता है, नींबू का पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है, इतना आम का अचार बोलते हैं। छोड़िए नाम के अचार के आगे सब ठीक है। तो अब देखिए कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं, अब कुछ को प्रैक्टिस के द्वारा क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है, कुछ का प्रैक्टिस के द्वारा क्या किया जाता है। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जन्मजात होते हैं, सब मानव में होते हैं। कीट का अचानक आंखों के सामने आने से पलके का बंद होना, जन्मजात रिफ्लेक्स एक्शन। ठोकर लगते ही शरीर का लड़खड़ाते समझ जाना, जन्मजात रिफ्लेक्स एक्शन। स्वादिष्ट भोजन को देखते मुंह से लार टपकना, जन्मजात रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिसको प्रैक्टिस के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे डांस करना भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको क्या लगता है जो डांसर है वो गाना को सुनता है, सोचता है, तब स्टेप लेता है? नहीं, डांस करने में कोई मस्तिष्क का कोई उपयोगिता नहीं है। डांसिंग करना भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें मस्तिष्क नहीं, मेरुरज्जु का इस्तेमाल हो रहा है। किसका? बस अंतर यह है कि डांसिंग वाला रिफ्लेक्स एक्शन प्रैक्टिस से हासिल किया गया है। डांसर गाना का बोल सुनेगा, अपने आप स्टेप लेना चालू। जब डांस खत्म करेगा दर्शक से पूछा कई सारा कुर्ती बंद लगाया है, ठीक है ना? तो डांस करना भी तरफ क्या है, रिफ्लेक्स। बस इसको प्रैक्टिस से हासिल किया जाता है। ऐसा मत सोचिए कि डांसर पहले गाना को सुनेगा, फिर सोचेगा, फिर स्टेप लेगा, तब तो गाना आगे आगे वो सोच रहा है, आगे रहा है। तो डांसिंग करना भी एक प्रकार क्या है, बॉल आते ही पैटर्न के द्वारा उसका छक्का चौका मारना भी क्या है। लास्ट में जो बॉल को मारते हैं, बॉल को मारना भी प्रकार क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी वहां पर भी किसका यूज हो रहा है, मेरुरज्जु का। किसका? ऐसा नहीं कि बॉल आया, फिर बैट्समैन देखा, फिर सोचा, फिर कट लिया, ऐसा मस्तिष्क का यूज नहीं होता है। क्योंकि बॉल देखेगा, उसके बाद समझेगा, तब विचार करेगा, तब तक तो बॉल पार। बॉल आया, मेरुरज्जु एक्शन लिया। बस क्रिकेटर जो बॉल को मारते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन प्रैक्टिस से हासिल किया गया। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। आप कभी सुने हैं कि एक आदमी साइकिल सीखा, 2 साल के बाद भूल गया, फिर से साइकिल सीख रहा है? नहीं ना। तो साइकिल जब आप पहली बार सीख रहे थे तो आपका मेरुरज्जु एक्टिव होकर उस एक्शन को करना सीख गया। अब आप छोड़ दीजिए, आपके मेरुरज्जु को सब याद है। आपको लगेगा साइकिल तो 10 साल से नहीं चला है, भूल गए होंगे। आपको ऐसा लगता है उसके बाद साइकिल पर बैठिए, देखिए चलने लगेगा, आप भी आश्चर्य में नहीं भूले हैं। साइकिल चल रहा है कैसे, दिमाग से, स्पाइनल कोड से। बस ये जो साइकिल चलाने वाला रिफ्लेक्स एक्शन है, इसे प्रैक्टिस से हासिल किया गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन समझे कि नहीं समझे? ऐसा एक्शन जिसमें मस्तिष्क की कोई उपयोगिता नहीं है, समझिए वो क्या है, बिना सोचे समझे होने वाला एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन भी 2 तरह के जन्मजात और प्रैक्टिस से हासिल किया गया। डांस करना, क्रिकेट खेलना, साइकिल चलाना, ये सब ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे प्रैक्टिस से हासिल किया जाता है। जिसे बात समझ गए, समझ गए? तो पूरा मेरुरज्जु रिफ्लेक्स एक्शन को ही कंट्रोल करता है। एक और रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, बहुत होता है कि किसी घर में आदमी लंबे लंबे, लेकिन घर पर देखा बने है, तो उसका जो मुंह आता है, चौकट आता है नीचे, अगर आदमी है लंबा, ठीक है ना? घर के दरवाजे हैं छोटे, अगर आदमी है लंबा, तो पहली बार लंबा आदमी जैसे प्रवेश करेगा, माथा में चोट लगेगा, पूरा जोर से एकदम माथा फूल जा रहा है, चोट लग गया। एक बार चोट लगेगा, 2 बार चोट लगेगा, तीसरा बार उसका मेरुरज्जु एक्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा कि बॉडी यहाँ आएगा ना, इसको झुका देना। 2 बार चोट लगने के बाद तीसरी बार जैसे गेट पर व्यक्ति जाता है, तुरंत उसका शरीर क्या हो जाता है, नीचे झुक जाता है। वो सोचता है अपने आप शरीर क्या होता है, झुक जाता है। आप ऐसे घरों को देखे होंगे जिसके दरवाजे छोटे, लेकिन घर के लोग क्या है, लंबे, और वो बेझिझक घर में प्रवेश कर रहे हैं, एकदम चौके पर उसका शरीर नीचे होगा, फिर ऊपर। ऐसा नहीं कि वो देख रहा है दरवाजा को, वहां पर जाएगा, सोचेगा अच्छा चौका झुक जाना, नहीं, वो एकदम स्पीड में चलेगा, जैसे चौके पर जाएगा शरीर क्या हो जाएगा, नीचे। अब वही नया आदमी आएगा, 4 बार धक्का खाएगा उसने, और उसमें जो बहुत समय से रह रहा है उसको ऐसी समस्या नहीं होती है। तो बहुत समय से जो रह रहा है उसमें इतना चोट लगा है कि उसका मेरुरज्जु अब उस रिफ्लेक्स एक्शन को ग्रहण कर लिया है कि यहाँ पर शरीर आएगा तो उसको क्या कर देना है, झुका देना है। नया लोग भी 2 बार टक्कर खाने के बाद तीसरा बार उसका भी हाल घर एक सदस्य जैसा हो जाता है ना। तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। छोटे दरवाजे से प्रवेश करते वक्त लंबे आदमी का शरीर का स्वयं झुक जाना भी एक तरह का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए ना? तो मेरुरज्जु का क्या काम है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। मेरुरज्जु का क्या काम है, रिफ्लेक्स एक्शन को। क्लियर हो गया, बात समझ गए? अब है रिफ्लेक्स आर्क। इसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाल। आइए समझ, रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए? रिफ्लेक्स एक्शन का पहली बार पता किसने लगाया, मार्शल। प्रतिवर्ती चाल, रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाल क्या है दोस्तों? संवेदी अंग, जिसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, संवेदी अंग से सूचना मस्तिष्क तक पहुंचना, और फिर मस्तिष्क का एक्शन या मस्तिष्क की प्रतिक्रिया अंगों तक पहुंचना एक निश्चित पथ के माध्यम से होता है। और इसी निश्चित पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाल। हमारा ब्रेन हमारे ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर संवेदनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया को फिर कहां भेजते हैं, अंगों तक।
आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जैसे संवेदी अंग से संवेदना या सूचना मस्तिष्क तक पहुंचना और मस्तिष्क उन संवेदनाओं पर जो एक्शन लेती है, जो प्रतिक्रिया करती है, उन प्रतिक्रिया का अंगों तक पहुंचना एक निश्चित पथ के माध्यम से होता है और उस निश्चित पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती चाप एक रास्ता का नाम है, एक रास्ता का नाम है। उस रास्ता की शुरुआत होती है संवेदी अंग से, फिर वो रास्ता पहुंच जाती है मस्तिष्क से, फिर वो रास्ता आती है कहां तक? अंगों तक। ये जो रास्ता है ना, यही प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। संवेदी अंगों से संवेदनाओं का मस्तिष्क तक गमन और मस्तिष्क के प्रतिक्रिया का पुनः अंगों तक आना एक निश्चित पथ के माध्यम से होता है। उसी निश्चित पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। उसी निश्चित पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। संवेदी अंग से संवेदनाओं का मस्तिष्क तक पहुंचना, मस्तिष्क का उन संवेदनाओं पर लिया गया प्रतिक्रिया का अंगों तक आना एक निश्चित पथ के द्वारा होता है। उसी निश्चित पथ को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। यानी प्रतिवर्ती चाप वो रास्ता है जिस रास्ते से सूचनाएं मस्तिष्क तक आती है और फिर प्रतिक्रिया अंगों तक पहुंचती है। क्लियर हो गया? अब ये प्रतिवर्ती चाप के विभिन्न हिस्से को समझते हैं। प्रतिवर्ती चाप के विभिन्न हिस्से को समझते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के विभिन्न, रिफ्लेक्स आर्क के विभिन्न भाग, विभिन्न। रिफ्लेक्स आर्क एक रास्ता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक रास्ता है। अब इस रास्ते के कौन कौन से भाग हैं, आइए उसको समझते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का पहला भाग है सेंसोरी पथ। सेंसोरी पथ, सेंसोरी पथ। अब सेंसोरी पथ का मतलब आप समझ रहे होंगे। सेंसोरी पथ सेंसोरी न्यूरॉन के द्वारा बनाया जाता है। इस पथ का काम है, इस पथ से होकर संवेदनाएं कहां तक पहुंचती है? मस्तिष्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के पहला भाग है आपका सेंसोरी या रिफ्लेक्स आर्क, जो कि एक रास्ता है। उस रास्ते का पहला हिस्सा कौन है? सेंसोरी। इसी पथ से होकर संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है। सॉरी, पहला भाग छूट गया है। पहला भाग है रिसेप्टर। सॉरी, पहला भाग कौन है? और संवेदी अंगों को ही क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। संवेदी अंगों को क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। संवेदी अंग मतलब कौन? आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, अजीब है। तो रिफ्लेक्स आर्क की शुरुआत कहां से होती है? रिसेप्टर से होती है। रिफ्लेक्स आर्क की शुरुआत कहां से होती है? रिसेप्टर से होती है। रिसेप्टर किसको कहा जाता है? संवेदी अंग को। संवेदी अंग कितने हैं? 5। आंख, नाक, कान, जीभ और आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्स आर्क का पहला हिस्सा रिसेप्टर, जो कौन होते हैं? रिसेप्टर के बाद सेंसोरी पद। सेंसोरी पद को आप समझ गए हैं। इसी पद से होकर इसके द्वारा ग्रहण किया गया संवेदना कहां तक पहुंचेगा? तीसरा भाग है नर्व सेंटर। तीसरा भाग है नर्व सेंटर। नर्व सेंटर किसको कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं या स्पाइनल, यानी संवेदनाओं पर जो एक्शन लेगा उसी को क्या कहते हैं? नर्व सेंटर की भूमिका में कौन रहते हैं? ब्रेन। और रिफ्लेक्स एक्शन की संवेदना कहां तक आएगा? नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन वाला संवेदना किसके पास आएगा? स्पाइनल कोड के पास। बाकी संवेदना ब्रेन के पास। दोनों का काम पता है जी, लेकिन दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं। तो जितना संवेदना रिफ्लेक्स एक्शन वाला होता है वो पहुंच जाता है किसके पास? और जितना ब्रेन वाला एक्शन होता है या जिस पर ब्रेन एक्शन लेगा वो पहुंच जाता कहां? तो रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप का नर्व सेंटर कौन कौन होते हैं? प्रतिवर्ती चाप के नर्व सेंटर कौन कौन होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल। अब मस्तिष्क तक सूचना आ गया है। अब शुरू होगा मोटर पथ। मोटर पथ। अब मोटर पथ यानी मोटर न्यूरॉन के द्वारा बना पथ को क्या कहते हैं? मोटर पथ, जिसके द्वारा मस्तिष्क का एक्शन अंगों तक पहुंचेगा। और उसके बाद दोस्तों इफेक्टर। उसके बाद इफेक्टर। इफेक्टर का काम करते हैं अंगों का मांसपेशी। इफेक्टर का काम करते हैं अंगों का, यानी ब्रेन जिस अंग को सूचना भेजा है वो अंग क्या करेगा? लेकिन ब्रेन जिस अंगों को सूचना भेजता है वो पहुंचता है अंग के मांसपेशी को। फिर मांसपेशी ही अपने गति के द्वारा अंगों को मस्तिष्क के प्रतिक्रिया के अनुरूप व्यवहार करवाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क वाला रास्ता का कितना हिस्सा है? पहला शुरुआत कहां से होती है? रिसेप्टर किसको कहते हैं? संवेदी। उसके बाद सेंसोरी, उसके बाद नर्व, उसके बाद मोटर, और उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क नामक रास्ता रिसेप्टर से शुरू होकर इफेक्टर पर खत्म होती है। रिफ्लेक्स आर्क नामक रास्ता रिसेप्टर से शुरू होकर इफेक्टर पर खत्म होती है। रिसेप्टर किसे कहते हैं? संवेदी अंग को। नर्व सेंटर किसे कहते हैं? इफेक्टर की भूमिका कौन निभाता है? अंगों के, यानी कि मस्तिष्क को हाथ से कुछ करवाना है, मस्तिष्क को हाथों से कुछ करवाना है तो मस्तिष्क अपना एक्शन हाथ के मांसपेशी को भेजेगा, हड्डी को नहीं। किसको? अब मांसपेशी एक ऐसा ऊतक है जिसमें प्रसार संकुचन होते रहता है। मांसपेशी प्रसार संकुचन करके अंगों में गति बनाकर उसे मस्तिष्क के अनुरूप प्रतिक्रिया करवाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो स्पाइनल कोड का मुख्य काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। स्पाइनल कोड का मुख्य कार्य क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को, ऐसा एक्शन जो बिना सोचे समझे उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं? समझ गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम समाप्त हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम समाप्त हो गया। दूसरा नर्वस सिस्टम कौन है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कई न्यूरॉन कोशिका मिलकर तैयार करता है नर्व को, यानी किसको?
मानव के नर्वस सिस्टम की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन। और कई न्यूरॉन कोशिकाएं मिलकर तैयार करता किसको? नर्व को, यानी किसको? तंत्रिका। और ये तंत्रिकाएं पूरे नर्वस सिस्टम में फैलकर नर्वस सिस्टम को एकजुट रखती है, नर्वस सिस्टम को एकजुट रखती है। उदाहरण के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से ब्रेन और स्पाइनल कोड, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड एक दूसरे से जुड़े हैं किसके द्वारा? नर्व के द्वारा। आप जानते हैं ब्रेन स्पाइनल कोड पूरे शरीर पर कंट्रोल रखता है किसके द्वारा? नर्व के द्वारा। और मानव के नर्वस सिस्टम में जितने भी तंत्रिकाएं हैं, वही तंत्रिकाएं आपस में मिलकर क्या तैयार करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा, हमारे नर्वस सिस्टम के कई हिस्से हैं जो शरीर के समस्त अंगों पर कंट्रोल बनाकर रखता है। नर्वस सिस्टम के विभिन्न हिस्से किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? तंत्रिका के द्वारा। नर्वस सिस्टम शरीर के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा संपर्क बनाते हैं? तंत्रिका के द्वारा। इसका निर्माण किससे होता है? और मानव के नर्वस सिस्टम में जितने भी तंत्रिकाएं हैं, वही सब तंत्रिका मिलकर के बनाता है पेरिफेरल नर्वस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं दोस्तों सारा का सारा तंत्रिका या नर्व। अब मानव के नर्वस सिस्टम में नर्व दो प्रकार के हैं, तंत्रिका दो प्रकार के हैं। एक है क्रेनियम नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व। क्रेनियम नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियम नर्व वो नर्व है जो कहां पर है? ब्रेन से विकसित होने वाले नर्व को क्या कहते हैं? क्रेनियम नर्व। और स्पाइनल कोड से विकसित होने वाले नर्व को क्या कहते हैं? मानव के नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाएं यानी नर्व कितने प्रकार के हैं? क्रेनियम नर्व का विकास कौन से होता है? ब्रेन से होता है। स्पाइनल नर्व का विकास मेरुरज्जु से होता है। क्रेनियम नर्व का विकास ब्रेन से। स्पाइनल नर्व का विकास हमारे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व टोटल कितना है और क्रेनियम नर्व टोटल कितना है? तो 12 जोड़ा क्रेनियम नर्व जो ब्रेन से विकसित होते हैं, 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु से निर्मित होते हैं या विकसित होते हैं, यही मिलकर क्या बनाता है? पेरिफेरल नर्वस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 12 जोड़ा क्रेनियम नर्व और 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व होते हैं। स्पाइनल नर्व जो 31 जोड़ा है उसका काम है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन को। क्रेनियम नर्व जो 12 जोड़ा है उसका काम है मस्तिष्क के 3 भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और उसको आपस में जोड़ना। मस्तिष्क का फोर, मिड और हिंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क का फोर, मिड और हिंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसके द्वारा? तो क्रेनियम नर्व का काम है मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से को जोड़ना और मस्तिष्क का संबंध शरीर के अंगों से स्थापित करना, जबकि स्पाइनल नर्व का काम है रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करना। रिफ्लेक्स एक्शन को क्लियर हो गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? नर्व। मानव के नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार के नर्व हैं? 2 प्रकार के नर्व है। कौन कौन? क्रेनियम नर्व और क्रेनियम नर्व कितना जोड़ा? स्पाइनल नर्व कितना जोड़ा? क्लियर हो गया। आइए दोस्तों ऑटोनोमस पर। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी जो आंतरिक अंग है, कौन अंग? आंतरिक अंग। जैसे छोटी आंत, ठीक है, किडनी, यकृत, ये सब आंतरिक अंग क्या हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं? छोटी आंत, किडनी, लीवर, फेफड़ा, क्या ये सब आंतरिक अंग हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं? नहीं। ऐसे आंतरिक अंग जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उन्हीं अंगों पर नियंत्रण रखना काम है किस नर्वस सिस्टम का? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आंतरिक अंगों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और वे आंतरिक अंग जो हमारे इच्छा के अधीन नहीं। तो जहां जहां आपके इच्छा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है शरीर में, समझिए वहां पर काम कौन नर्वस सिस्टम करवा रहा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम पर हमारे सोचने समझने का कोई फर्क, ये नर्वस सिस्टम लगातार काम करते रहता है, और इस तरह चक्र हो गया समाप्त। क्लियर? क्रेनियल या क्रेनियम जो भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। स्पाइनल कोड हिंदी में क्या होता है? मेरुरज्जु। कितनी बार तो लिखे हैं? तो दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसी बात करेंगे, ठीक है ना?